हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का मनोबल क्यों टूटता जा रहा है आपको? हाँ, आप जब जुड़े थे हमारे साथ तो बहुत सारे विद्यार्थी हुआ करते थे। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द हलचल बहुत तेज़ हो रही है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ आपके यूपी एसआई की भी वैकेंसी आएंगी। लेकिन ये मत पूछना सर कि कब आएंगी, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत जल्द आने वाली हैं। ठीक है, कभी भी आपको ये शुभ सूचना मिल सकती है कि आपके यूपी एसआई की वैकेंसी आई हुई है। तो आपके यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एसआई की। साथ के साथ आपकी यूपी ट्रिपल एससी के साल ही 15,000 वैकेंसी आनी है। तो अभी से आप तैयारी करके चलो ना। अभी से आप अपनी तैयारी करके चलो कि जब एग्जाम आए और आप एकदम से तैयार रहें। कभी भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी की, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 15,000 वैकेंसी इस साल के लिए यूपी ट्रिपल एससी की रहने वाली हैं, जिसमें आपका लेखपाल होगा, जिसमें राजस्व और चकबंदी वीडियो भी होगा और आगे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी होगा। तो अपना मनोबल टूटने मत दो। देखो, दो चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस यूपी के अलावा कोई और जॉब ले सकते हो तो नो डाउट आप, फिर मैं कहता हूं कि फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये तो हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ऐसे मिले तो मिले, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर मत पढ़ो। उससे कोई बेहतर फायदा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर आप उस दूसरी जॉब की तैयारी करो जिस जॉब को आप लेना चाहते हो, चाहे एनटीपीसी है, चाहे कोई और है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे यूपी की इस जॉब को टारगेट करना है, इस जॉब को टारगेट करना है, तो फिर लग जाओ। फिर डेली की क्लास मत छोड़ो। ऐसे नहीं कि हिंदी की क्लास आपने पढ़ ली लेकिन यूपी जीके की क्लास छोड़ दी। आपने ट्रेलर देख लिया होगा, देख लिया होगा यूपी जीके का, किसमें? जूनियर असिस्टेंट में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ एक साथी कल कमेंट कर रहे थे कि सर आपने गलत बताया कल। हाँ, तो मैं सोच तो रहा था कि स्क्रीनशॉट ले आऊं साक्षरता वाला। मैंने बताया था कि पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पर आपका बताया था मैंने क्या? कानपुर नगर। लेकिन कोई कह रहा था कि नहीं सर आपने दूसरे नंबर पे गाजियाबाद बताया था। मेरी जनसंख्या वाली क्लास आप खोल के फिर से देख लो, ठीक है, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। दोबारा आप जनसंख्या अर्थात सेंसस वाली क्लास खोल के देख लो। मैं क्लास में डर गया कि शायद गाजियाबाद हो सकता है मैंने गलती से बता दिया हो, लेकिन क्लास खत्म होते ही मैंने देखा बैठ के। क्लास में मैंने कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं था। हो सकता है कभी कभी ध्यान कहीं और चला जाए और कानपुर लिखने की जगह गाजियाबाद लिख दिया हो मैंने दूसरे नंबर पे, लेकिन मैं एकदम सही था। और आज कह रहा हूं, सेंसस वाली क्लास आप खोल के देख लेना, एकदम एग्जैक्ट सही बताया था। पहले नंबर पे था क्या? गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे कानपुर था। और यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके उसमें पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में कि निम्नलिखित में से किस जनपद की साक्षरता सर्वाधिक है, सबसे अधिक है प्रदेश में? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ऊपर है, अगर उस क्वेश्चन में था। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये ऑप्शन में नहीं था गौतम बुद्ध नगर, तो फिर कानपुर होना चाहिए था आपका राइट आंसर। अगर आपने नहीं लगाया तो मेरी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि उसमें गाजियाबाद भी था। गाजियाबाद आपने लगाया तो ये आप जानो, क्योंकि आप क्लास लेते नहीं हो, आप चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, मैंने तो सारा कुछ कराया था। प्रदेश में किस जनपद का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया। 10 बार मैंने बताया लखीमपुर खीरी। ठीक है, जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अगर सीरियस नहीं लोगे चीज़ों को तो फिर खराब करते रहोगे। और यह भी कहा था कि जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा नहीं आते, और तब भी आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन दोनों पेपर में आए। यूपी पुलिस में तो और ज़्यादा आएंगे आपके इसके यूपी जीके के, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने तो कहा है कि पॉलिटी का बहुत सारा, जो राज्य की पॉलिटी है उसको भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। जैसे उच्च न्यायालय तब से लेकर अब तक के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय के प्रावधान में कराऊंगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यपाल प्रदेश के अब तक के चुनाव के बारे में मैं कराऊंगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कराऊंगा, प्रदेश का इतिहास कराऊंगा। कम से कम यूपी में 17 से 18 क्वेश्चन, यूपी पुलिस के 17 से 18 क्वेश्चन में फंसा के दिखाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, तो फिर क्लास लीजिए, या तो क्लास बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप अर्जुन दीक्षित, बिल्कुल सही, मैंने गौतम बुद्ध नगर ही बताया था और लिखाया था बोर्ड पे। बताया नहीं, सिर्फ मैंने प्रूफ है मेरे पास, मैंने लिखाया था। कहो तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको कल। चलिएगा, कल की बातें कल पे छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास में लग जाओ, या तो छोड़ दो, 1 घंटा बर्बाद मत करो 9 से 10, या फिर उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये इतनी वैकेंसी हैं यूपी ट्रिपल एससी। साथ के साथ आपकी वीईओ, हाँ बीईओ वाले भी लोग हमारे पास तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भी हमें चिंता है। उनके भी मैं सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे, परेशान मत होना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, एग्जाम में हमने लाके दिखाएं। कोई सा पेपर उठा लो, बता दो कि ये पेपर
ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। तो आया करो, ठीक है। खराब लगता है कि जब आप एक दिन आते हो और एक दिन नहीं आते हो, ठीक है। एक दिन आप आते हो, एक दिन नहीं आते हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो जुड़ जाओ हमारे साथ और इस बात का वादा करो कि डेली आप क्लास में रहोगे। इस बात का वादा करो कि आप डेली क्लास में रहोगे। बाकी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बस एक चीज़ देखने की बीईओ की क्लास चल रही कि नहीं चल रही। हाँ जी, चल रही है। और हाँ, वहाँ पे विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को। हाँ, और उनकी कमेंट भी मेरी आ रही हैं। शारदा सुभाषिनी का कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यूपी का करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर मैं मंडे से शुरू करूंगा। लगभग 15 दिन में यूपी का करंट अफेयर शुरू करा दूंगा। और जब यूपी का करंट अफेयर चलेगा, कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो यूपी का करंट अफेयर कब से चलेगा? मंडे से चलेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, चलो अब हम शुरू करते हैं क्या? अब हम शुरू करते हैं अपना काम धंधा। और काम धंधा हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का हमें रिवर सिस्टम समझना है, प्रदेश का रिवर सिस्टम समझना है। वैसे तो आपने रिवर सिस्टम, ये भारत के रिवर सिस्टम में सारी नदियां पड़ी होंगी, तो मुझे वैसे भी उतना नहीं बताना। हम उत्तर प्रदेश में जो नदियों की हलचल होती है, उन नदियों को हम लोग जानेंगे। किस प्रकार की मुख्य नदियां हैं, कौन सी नदी किसमें मिल जाती है, कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ तैयार हो जाइए, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? आप सभी को पता है कि ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। हाँ, ये क्या है? सोनभद्र। क्या भाई? सोनभद्र है। ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। ये ऊपर उत्तर प्रदेश के है क्या? आपका उत्तराखंड। ये क्या है? आपका उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड, ये आपका यूपी। ये है क्या? आपका यूपी। और ये है आपका उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड, ये आपका यूपी। यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ, करंट अफेयर का टाइम कितने बजे होगा? सेम टाइम, इसी क्लास में चलेगा ना। 9 बजे से करंट अफेयर की क्लास चला करेगी। क्लास अलग नहीं होगा। बहुत छोटा है, कोई बात नहीं। छोटा बोर्ड पे तो छोटा ही बन सकता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उतना इस बोर्ड पे सोना आ सकता है, तो छोटा ही तो बनेगा भाई। अब इसको पेज पे बनाओगे तो और छोटा हो जाएगा, पेज पे बनाओगे तो और छोटा हो जाएगा। चलेगा। हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं गंगा नदी की। तो आंकड़े लिखने हैं बस आपको ज़्यादातर, क्योंकि मैप में भरने को आपको नहीं आएगा। मैं बस समझा सकता हूँ मैप पे, अब भरने को तो आएगा नहीं कि ये मैप दिया जाएगा, इसमें गंगा नदी कहाँ पे लाइन खींच के दिखाओ, ऐसा नहीं आएगा। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी को सबसे पहले देखो, जो हाँ, गंगा नदी को भारत में पवित्र नदी माना जाता है। हम हिंदुओं की क्या होती है? गंगा नदी पवित्र नदी होती है। लोग कहते हैं कि जब गंगा स्नान अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि गंगा में स्नान कर लिया और सारे पाप धुल गए, पवित्र हो गए हम। तो गंगा पवित्र नदी है, इसीलिए क्या हो जाते हैं हम? पवित्र हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं महीने के अंत में, जब पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा होता है गंगा स्नान। कुंभ के मेले में लोग गंगा संगम पे जाते हैं गंगा का स्नान करने। हरिद्वार जाते हैं, बहुत सारे लोग वाराणसी जाते हैं, मतलब जगह जगह जहाँ पे घाट होते हैं नहाने के, वहाँ पर लोग जाते हैं गंगा स्नान करने। तो ये क्या है? भारत में से पवित्र नदी माना जाता है। भारत में से क्या माना जाता है? पवित्र नदी माना जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नदी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये नदी आपके उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड बेसिकली यूपी का ही पार्ट होता था 2000 से पहले। अब क्या है? ये अलग स्टेट है। अब ये क्या है? अलग स्टेट है। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। क्या है? उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी क्या? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी क्या? आपकी गंगा नदी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही एक छोटा सा कस्बा है जिसे हम गंगोत्री कहते हैं। एक छोटा सा कस्बा है जिसे हम गंगोत्री कहते हैं। और इसी गंगोत्री से आपकी क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है। इसी गंगोत्री से आपकी क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री में। गंगोत्री में इसका उद्गम स्थल है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास, या उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का, यहाँ से निकलती है। और जब आगे ये नदी देवप्रयाग पहुँचती है, उस समय इसको भागीरथी कहा जाता है, गंगा नदी नहीं कहा जाता। आगे जब ये नदी देवप्रयाग पहुँचती है, और देवप्रयाग क्या है?
देवप्रयाग आपका क्या है, देवप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है। तो जब ये नदी देवप्रयाग पहुंचती है तो देवप्रयाग में पहुंचने पर इसमें क्या मिल जाता है, अलकनंदा मिल जाती है। देवप्रयाग में इसमें क्या मिल जाती है, अलकनंदा नदी मिल जाती है, अलकनंदा नदी मिल जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद फिर गंगा नदी बन जाती है, और उसके बाद गंगा नदी बन जाती है, और इसके बाद ये शिवालिक पहाड़ियों को चीरती है। गंगा नदी क्या करती है, शिवालिक पहाड़ियों को चीरती है, और शिवालिक पहाड़ियों के चीरने के बाद ये मैदानी इलाकों में कहाँ से प्रवेश कर जाती है, हरिद्वार से। हरिद्वार से नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है, और हरिद्वार के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये नदी उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से प्रवेश करती है उसको हम बिजनौर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम बिजनौर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से नदी प्रवेश करती है उसको हम बिजनौर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश द्वार, अर्थात गंगा नदी जहां से प्रवेश करती है उसको, उस प्रवेश द्वार किस नदी को कहते हैं, किस जनपद को कहते हैं, सॉरी। तो गंगा का प्रवेश द्वार क्या है आपका, बिजनौर। गंगा का प्रवेश द्वार है आपका बिजनौर। गंगा का क्या है प्रवेश द्वार, बिजनौर है। अब इस प्रवेश द्वार अर्थात बिजनौर से प्रवेश करने के बाद ये नदी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आपके मेरठ के बाद आपके हापुड़, अमरोहा, और हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर के बाद आपके अलीगढ़ के बाद आपका बदायूं के बाद कासगंज, एक तरफ बदायूं एक तरफ कासगंज, फिर एटा, फिर फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज के बाद आपका कानपुर देहात, कानपुर नगर के बाद आपका प्रतापगढ़, रायबरेली, और उसके बाद इलाहाबाद के बाद आपका भदोही, वाराणसी, और फिर बलिया होती हुई लगभग 28 जनपद, इनमें से कुछ छूट गया हो सकता है, तो लगभग 28 जनपद में बहने के बाद, कितने जनपद, 28 जनपद में बहने के बाद प्रदेश के लगभग 28 जनपद से बहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1-2 बार। प्रदेश के 28 जनपद से बहती है, कितने जनपद से, 28 जनपद से बहती है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से बहती है, प्रदेश के 28 जनपद से गंगा नदी बहती है। चलेगा, तो गंगा नदी अब यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ से आने के बाद ये इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार ये जा रही है। यहाँ पे इलाहाबाद आपका मान सकते हो आप, ठीक है, इलाहाबाद मान सकते हो, और ये यहाँ से निकल जाती है बिहार में। कहाँ पे निकल जाती है, यहाँ पे निकल जाती है बिहार की तरफ। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये तो आप जान गए, ये जो प्रवेश कर रही थी ना, ये तो आप जान गए ये क्या था, बिजनौर था, ये क्या था, बिजनौर था। लेकिन क्वेश्चन दूसरा भी बनता है कि गंगा नदी का, जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पे टारगेट कर रहा हूं मैं, उन्हीं पे टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को एक बार करा के और दोबारा एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करा दिया ना आपका, अच्छाई तो ये होती है कि वो सारा सेक्शन कराओ जहां से क्वेश्चन आते हैं, और उसी को 2 बार रिवाइज करा दो तो सारे आप करके आ जाएंगे। लेकिन मैं सारा कराऊं आपको और बहुत सारा कराऊं तब उसमें से क्वेश्चन आए, तो ये बहुत स्मार्ट काम नहीं होता है ना। क्या होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क नहीं होता कि बहुत सारा करा दिया उसमें से क्वेश्चन आए। तो मैं वही उसी पे पॉइंट कर रहा हूँ, उसी पे हिट कर रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा। वैसे तो जीएस में इतना आसान नहीं होता, लेकिन यूपी जीके में हम ये ला सकते हैं, यूपी स्पेशल में हम लोग ला सकते हैं कि थोड़ा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स। वैसे जीएस में आसान होता ही नहीं है, जीएस में बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों ने पहले भी करके दिखाया है, अब भी करेंगे, ठीक है। तो यूपी, हाँ ये क्या करेंगे, यूपी का ये जनपद जहां से ये बाहर निकलती है, कोई बता सकता है मुझे कि जिस जनपद से ये नदी बाहर निकलती है उस जनपद का नाम क्या है। जिस जनपद से ये नदी बाहर निकलती है, देखो बताना कुछ लोग शुरू कर दिए हैं, तो जिस जनपद से ये नदी बाहर निकलती है, आप लोग देख भी सकते हैं ये जो जनपद है ना, ये सबसे पूर्वी लग रहा है। ये क्या लग रहा है, सबसे पूर्वी लग रहा है, और उत्तर प्रदेश इसी जनपद से बाहर निकलती है। मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, बताया था, कई बार बताया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है बलिया। कौन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है बलिया, और इसी बलिया से बाहर निकल जाती है। बलिया अंतिम जनपद है यूपी, गंगा नदी का यूपी में बलिया
अंतिम जनपद है, क्या हो जाएगा, तो बलिया इसका निकास द्वार है और बिजनौर इसका प्रवेश द्वार है। उसके बाद ये बिहार में बहती है, ठीक है, बिहार में बहती है, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये कहाँ पे चली जाती है आपके, हाँ, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। एक तरफ कहाँ से निकली थी, आपकी उत्तराखंड से निकली थी और कहाँ चली गई, बंगाल की खाड़ी में। इस दूरी, इस इतना यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में इसने लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय की। कहीं कहीं लिखा होता है 2510 किलोमीटर, ठीक है, तो ये याद रखना 2525 किलोमीटर की दूरी तय की गंगा नदी ने, यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक, यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक। अगर पूछा जाए प्रदेश में बहने की दिशा कौन सी है, तो एग्जैक्ट पूरब दिशा नहीं है। अगर ऑप्शन में हो पूरब दिशा और एक हो दक्षिण पूरब, एक हो क्या, दक्षिण पूरब, एक हो पूरब दिशा, एक हो दक्षिण पूरब, तो प्रदेश में जो गंगा नदी के बहने की दिशा है वो दक्षिण पूरब है। आप देख ही पा रहे होंगे, पूरब तो एकदम ऐसा होता है ना, एकदम जब ऐसा हो, और ऐसी ही बहती है गंगा नदी, ठीक है, याद देख लेना। प्रदेश में जो बहने की दिशा है इसकी वो दक्षिण पूरब दिशा है। प्रदेश के 28 जनपद से होके बहती है, आपके 28 जनपद से होके बहती है। बदायूं में सबसे ज़्यादा बहती है, लगभग 127 किलोमीटर के आसपास बदायूं में सबसे ज़्यादा बहती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लिए, बिजनौर से निकलती है, प्रवेश करती है, बलिया से बाहर जाती है। दक्षिण पूरब इस गंगा नदी की, इस गंगा की क्या है, गंगा नदी की दक्षिण पूरब बहने की दिशा है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, हम उनको देख लेते हैं। सहायक नदियां, मैं यहाँ से ये डाटा मिटा रहा हूँ। सहायक नदी, क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप देखेंगे कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी नदी नहीं है गंगा नदी, हाँ, तो कौन कौन सी है, अगर ये पता है तो आप आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी रामगंगा गंगा नदी की, रामगंगा गंगा नदी की क्या है आपकी, रामगंगा, जो कि कन्नौज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है। तो रामगंगा गंगा नदी की सहायक है। इससे पहले और भी हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, तो हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। रामगंगा है, घाघरा भी है, आपकी घाघरा भी है जो गंगा नदी में मिलती है, आपकी गोमती भी है। घाघरा प्रदेश में नहीं मिलती, लेकिन है गंगा नदी की सहायक नदी। प्रदेश में नहीं मिलती, लेकिन गंगा की सहायक नदी है घाघरा। कहाँ पर मिलती है, बिहार में जाके, ठीक है। लेकिन गोमती नदी है, क्या है, गोमती नदी है। और गोमती नदी की अगर बात करें तो एक गाजीपुर में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, गाजीपुर में एक जगह है कैथी, कैथी में मिल जाती है गंगा में। और आपकी यमुना नदी भी मिलती है, यमुना नदी भी मिलती है। सोन नदी भी मिलती है जो प्रदेश से बहती है, लेकिन सोन नदी से भी ये बिहार में मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। गंडक भी मिलती है इसी में, ठीक है। तो ज़्यादातर नदियां जो उत्तर भारत की हैं, ज़्यादातर नदियां जो उत्तर भारत की हैं, और जो उत्तर भारत के साथ साथ हिमालयी नदियां और जो कुछ पठारी नदियां भी हैं जो उत्तर भारत की तरफ आती हैं, वो सारी की सारी नदियां गंगा में मिलती हैं। चाहे पहले वो किसी और में मिलती हैं, जैसे कि आप सिंधु, चंबल, केन, बेतवा ले लो, पहले ये यमुना नदियों में मिलती है, और यमुना नदी स्वयं जाके प्रयाग में कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ज़्यादातर उत्तर भारत की नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अब पूछा जाए कि क्या चंबल गंगा की सहायक नदी है। अब चंबल गंगा की सहायक नदी, अब आप वैसे तो सोच लो, मैंने कहा कि ज़्यादातर नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में चंबल नहीं मिलती। चंबल कैसे जाती है, यमुना में, और जब यमुना में चली जाती है तो चंबल यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। अब यमुना नदी मिलेगी तो चंबल को फिर हम इसकी सहायक नदी नहीं कहेंगे। ज्यादातर सारी नदियों के पानी जरूर, जल जो होता है, प्रवाह जो होता है, वो गंगा में जरूर जाता है, लेकिन सहायक नदियां नहीं होती, ठीक है। सहायक कौन कौन सी है प्रदेश में, रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, यमुना है, सोन है। सोन बहती है सोनभद्र से, लेकिन प्रदेश में मिलती नहीं है। मिलाप कहाँ पर होता है, बिहार में जाके, ठीक है। तो ये नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। ये क्या है, ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी में आपकी मिलती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो थी हमारी गंगा नदी, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल सही कहा।
हाँ पूछ रहा ऑनलाइन कब आएंगे, भाई ऑनलाइन भी आएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चलो हाँ ये तो थी क्या गंगा नदी के सवाल अब सारे कर पाओगे, और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा आपको गंगा नदी के, जो क्वेश्चन की फॉर्म में होंगे। कल से एक मैं अलग तरीका अपनाऊंगा, जैसे कि मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा था गंगा नदी, तो अब क्वेश्चन लगवा दिया करूंगा गंगा नदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब कल से ये तरीका अपनाऊंगा मैं, कल से एक नया तरीका होगा मेरा कि अब जैसे गंगा पढ़ाया, गंगा में पढ़ा रहा हूँ, अब गंगा पे क्वेश्चन क्या क्या है ये देख लो यहाँ पे, ये तरीका बेस्ट होगा। कल से साथ के साथ टॉपिक पढ़ोगे तुरंत 2 क्वेश्चन नीचे लगे होंगे, मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। कल से ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है, कल से ऐसे ही करेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग यमुना नदी पे। इतने ही क्वेश्चन लगभग गंगा नदी से पूछे जाते हैं और कोई ज्यादा नहीं पूछा जाता। बाकी के जो गंगा से निकलने वाली नहर है वो मैंने आपको कराई दी, बाकी की नहर है जो वो कराई दी मैंने आपको। 3 नहर इंपॉर्टेंट है, ऊपरी गंगा नहर जो कि हरिद्वार से निकलती है, ऊपरी गंगा नहर जो कि हरिद्वार से निकलती है, मध्य गंगा नहर जो कि बिजनौर से निकलती है, एक को बार और रिपीट करा देता हूं, मध्य गंगा नहर जो कि बिजनौर से निकलती है, और निचली गंगा नहर जो कि नरौरा से निकलती है, निचली गंगा नहर जो कि नरौरा से निकलती है, ठीक है। तो 3 ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। बाकी गंगा नदी पर बसे जो शहर हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट शहर, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट शहर हैं हम उनको भी देख लेते हैं गंगा नदी पर बसे हुए। तो सबसे पहले आप अगर बड़े शहरों में देखें तो कानपुर, बड़े शहरों में तो आपका कानपुर हो जाएगा, कानपुर के साथ साथ आपका प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा, और वाराणसी हो जाएगा, ये 3 मुख्य शहर हैं। वाराणसी, ये 3 मुख्य शहर हैं जो इस पर बसे हुए हैं, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। ये नहरें करा तो दी भाई, इंद्रजीत जादौन में नहर करा चुका हूं, ऐसा नहीं नहर कराई नहीं, मैंने करा चुका हूं नहर। ये 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जो गंगा नदी पर बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे हैं, तो इनको भी आप याद रख लेना, ठीक है। हाँ कन्नौज भी है, कन्नौज से थोड़ी सी दूर है गंगा नदी, ठीक है, फर्रुखाबाद से भी लगभग थोड़ी सी दूर 15-20 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है, लेकिन वो शहर के किनारे नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और इसके बाद आता है यमुना का नंबर। यमुना का नंबर आता है, अगर मैं बात करूं यमुना की, किसकी बात करूं, यमुना नदी की बात करूं, यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी निकलती है आपके यमुनोत्री हिमनद से। हिमनद होता है ग्लेशियर, अर्थात जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है, बर्फ से ही तो आता है ये पानी। ये पानी कोई सागर या समुद्र से सो नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है, बर्फ से आ रहा है। बर्फ जब पिघलती है तो उसका पानी बनता है और वो पहाड़ों से नीचे की तरफ बहता है, और वही क्या होती है, हमारी नदी होती है, वही हमारी क्या होती है, नदी होती है। और ये निकलती है हमारी कहाँ से, उत्तराखंड के बंदरपूछ से। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के यूके के बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से। बंदरपूछ एक जगह का नाम है, बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से, बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से, अर्थात यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो एक गंगोत्री ग्लेशियर, एक यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, एक गंगोत्री और एक यमुनोत्री, ठीक है। और ये यमुनोत्री कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और जगह पड़ती है बंदरपूछ, जगह पड़ती है बंदरपूछ। इसमें उत्तराखंड में ही टॉन्स, गिरी और आसन जैसी छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं। कौन सी, टॉन्स मिल जाती है, गिरी और आसन जैसी छोटी छोटी 3 नदियां इसमें मिल जाती हैं। और उसके बाद ये प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो जहाँ से ये प्रवेश करती है इस जनपद को हम क्या कहते हैं, जहाँ से ये प्रवेश करती है इस जनपद को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी को पता है इस जनपद को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सहारनपुर। क्या कहते हैं, तो जो यमुना नदी का प्रवेश द्वार है, क्या है, यमुना नदी का जो प्रवेश द्वार है वो है आपका सहारनपुर। क्या है आपका, सहारनपुर यमुना नदी का प्रवेश द्वार है। सहारनपुर में एक जगह पड़ती है, एक कस्बा पड़ता है, इसी कस्बे से ये नदी हमारे प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसका नाम है आपका क्या, फैजाबाद। क्या है, फैजाबाद। यहीं फैजाबाद में एक डैम बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है, और इस डैम से 2 नहर निकाली जाती हैं। एक आपकी पूर्वी यमुना नहर जो कि यूपी में आती है, क्या है, पूर्वी यमुना नहर जो कि यूपी में आती है। एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर आपके हरियाणा में चली जाती है, क्योंकि ये हरियाणा का पैरेलल बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है ना, ये बगल में हरियाणा है पूरा। ये क्या है, यूपी के
पश्चिम में हरियाणा ही तो है, ये पूरा यमुनानगर और बाकी आपका करनाल वगैरह, ये सारा करनाल वगैरह, यमुनानगर, सोनीपत वगैरह, ये सारा ठीक है बगल में। ठीक है, तो बगल में क्या है आपका हरियाणा, तो ये हरियाणा चली जाती है, जो एक नहर निकलती है। आगे हम लोग देखेंगे इसको मिटा के। तो ये क्या था यहाँ पे, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, नहीं तो ऐसे दिखेगा नहीं आपको, है ना। हाँ तो हाँ, अब देखो सहारनपुर से नदी प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से नदी प्रवेश करती है। सहारनपुर से नदी प्रवेश करती है। सहारनपुर से प्रवेश करने के बाद ये आगे हरियाणा के पैरेलल बहती है। सहारनपुर आपका बागपत वगैरह, शामली वगैरह होती है, गाजियाबाद चली जाती है। गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर से आगे आपका अलीगढ़, मथुरा, आगरा होती हुई, कहाँ पे? मथुरा आगरा होती है और आगे बुंदेलखंड की तरफ बढ़ती है। और इसमें पहले यहाँ पर, कहाँ पर, जब ये नदी लगभग यहाँ पहुँचती है आपके गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पर इससे हिंडन नदी आके मिल जाती है। कौन सी नदी? हिंडन नदी यहाँ पर आके मिल जाती है। हिंडन के बाद जब ये आगे बढ़ती है, हिंडन के बाद जब ये कहाँ पहुँचती है? मथुरा। आपका मथुरा जो शहर है वो ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा जो शहर है आपका इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये यहाँ पे दिल्ली को भी टच करके आती है। ये थोड़ा सा इधर कर लेंगे, यहाँ पर दिल्ली को भी ये टच करके आती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये क्या है, ऐसे आती है और दिल्ली को भी टच करके निकलती है। दिल्ली से भी तो यमुना नदी जाती है, ऐसा तो है नहीं दिल्ली में जाती नहीं। हाँ, सहारनपुर से प्रवेश करती है और ये सहारनपुर से प्रवेश करने के बाद आगे उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जिलों से बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से गंगा, 19 जिलों से यमुना नदी बहती है। 19 जिलों से यमुना नदी बहती है। आगे जब ये बढ़ती है आगरा के आगे बढ़ती है तो लगभग इटावा से 40 किलोमीटर एक जगह है जो कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मुरादगंज। क्या है? मुरादगंज। और इसी मुरादगंज में ये चंबल से मिल जाती है। इसी मुरादगंज से, चंबल इसमें आके मिल जाती है। मुरादगंज में क्या मिल जाता है? चंबल नदी इसमें मिल जाती है। और जब ये मुरादगंज से आगे चलती है, देखो पहले तो क्रम देखो, ये क्रम भी कई बार पूछा गया, मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। क्रम भी देखो, यमुना नदी में पहले कौन मिलता है? इन चार नदियों में पहले कौन मिलता है? ये क्रम देखो, तो मैं बताता हूँ। देखो यमुना नदी की सहायक नदियाँ किस क्रम में हैं? सबसे पहले मिलती है हिंडन। सबसे पहले कौन मिलती है इसमें? हिंडन के बाद मिलती है इसमें सिंध के बाद मिलती है इसमें चंबल नदी। और चंबल के बाद इस नदी में मिलती है कौन? आपकी बेतवा नदी। चंबल के बाद कौन मिलता है? बेतवा नदी। और बेतवा के बाद मिलती है इसमें केन नदी। ये क्रम है। ठीक है, इस क्रम को आप याद रखना। हिंडन नदी सबसे पहले, फिर इसके बाद सिंध नदी, फिर इसके बाद चंबल नदी, फिर इसके बाद बेतवा नदी, और इसके बाद केन नदी, और उसके बाद मंदाकिनी नदी आगे जाके। ठीक है, चित्रकूट के पर आके। हाँ जी, बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है। चलो अच्छी बात है, बरसात हो रही है तो उसमें आ जाओ भाई। चलो अच्छी बात है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। और जब ये चंबल नदी मिलती है, चंबल के बाद चंबल नदी मिलती है। चंबल के बाद इसमें जब ये हमीरपुर पहुंचती है, तो इसमें वेतवा नदी मिलती है। और वेतवा नदी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश की तरफ आती है। मध्य प्रदेश की तरफ से आती है वेतवा नदी। इसके चंबल के बाद इसमें वेतवा नदी मिल जाती है। और वेतवा नदी के बाद इसके बांदा में एक जगह है पैलानी। बांदा में एक जगह क्या है? बांदा में एक जगह है आपकी पैलानी। इस पैलानी में इस नदी से कौन मिलता है? इस नदी से मिलती है कौन? पैलानी में मिलती है आपकी केन नदी। ठीक है, पैलानी में आपकी केन नदी। और उसके बाद ये चित्रकूट होती हुई आगे प्रयागराज में पहुंच जाती है। प्रयागराज में ये संगम बनाती है। प्रयागराज में क्या बनाती है नदी? प्रयागराज में ये नदी संगम बनाती है। और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। लगभग 1376 किलोमीटर है इस नदी की कुल लंबाई। बंदरपूछ से लेके, कहाँ से लेके? बंदरपूछ से लेके और आगे आपके प्रयागराज तक इस नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और यह नदी
यह नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्या है? ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यहां से लेके गंगा नदी, यहां से लेके जब तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो यमुना हो चुकी हमारी, गंगा और यमुना हमारी हो चुकी। इसके आगे हम लोग चलेंगे और आगे देखेंगे घाघरा नदी। हाँ, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी की अगर मैं बात करूं तो तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत में एक तिब्बत के पठार पे एक हिमनद है, इसे हम मापचाचुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मापचाचुंग कहते हैं। तो घाघरा नदी की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। और घाघरा नदी, हाँ, घाघरा नदी की बात करते हैं तो घाघरा नदी में जल बहुत होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। तो तिब्बत के मापचाचुंग से निकलती है घाघरा नदी। ठीक है, उसके बाद नेपाल होती हुई, कहां से? ऐसा नहीं कि नेपाल से आती नहीं, तिब्बत के मापचाचुंग पठार से निकलने के बाद यह नदी नेपाल जाती है। और जब तक यह नदी पहाड़ों में बहती है, जब तक ये नदी पहाड़ों में बहती है, कौन सी? घाघरा नदी, तब हम इस नदी को क्या कहते हैं? करनाली कहते हैं। याद रखेंगे, क्या रखेंगे? तब हम इस नदी को करनाली कहते हैं। और इसी नदी को अयोध्या में सरयू भी कहते हैं। किसको? घाघरा नदी को। सरयू कोई अलग नदी नहीं है, सरयू क्या है? इसी घाघरा को सरयू कहा जाता है अयोध्या में। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं ये नदी कहाँ से बहती है? तिब्बत के मापचाचुंग पठार से। ठीक है, तिब्बत के मापचाचुंग पठार से, तिब्बत के मापचाचुंग पठार से आपकी कौन सी नदी निकलती है? मापचाचुंग पठार से आपकी निकलती है घाघरा नदी। और यहाँ पर इसको करनाली कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वो तो मैं तो आज मन में आया कि शायद क्वेश्चन भी साथ के साथ लगवा लूँ कि पहाड़ों में किस नदी को करनाली नदी कहा जाता है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करके आए वहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों से तो सारी नदियाँ आती हैं। तो अब आप नहीं उसमें डिटेक्ट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि किसको, इनमें से किसको कहा जाता है करनाली नदी। तो याद रखेंगे कि किसको कहा जाता है? घाघरा नदी को। घाघरा नदी जब आपकी कहाँ बहती है? जब आपके पहाड़ों में बहती है, तब इसको क्या कहा जाता है? करनाली। और करनाली के बाद अब ये कहाँ पे आती है? नेपाल में। और नेपाल के बाद ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और बहराइच के बॉर्डर से प्रवेश करती है। लखीमपुर और बहराइच दोनों मिले हुए हैं आपस में, जनपद दोनों मिले हुए हैं, इधर लखीमपुर इधर बहराइच, दोनों की सीमा मिलती है। तो लखीमपुर बहराइच का बॉर्डर बनाती है, लखीमपुर बहराइच का बॉर्डर बनाती है आपकी, है ना, आपकी दुधवा नेशनल पार्क यहीं से प्रवेश करती है। दुधवा नेशनल पार्क है जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, यहीं से प्रवेश करती है। लखीमपुर बहराइच का बॉर्डर बनाती हुई यह प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद यही नदी अयोध्या में, यही नदी अयोध्या में सरयू नदी कहलाती है। अयोध्या में यही नदी क्या कहलाती है? सरयू नदी कहलाती है। और इसी नदी में देवरिया में जाके, देवरिया में एक जगह है बरहज, यहीं पर आके राप्ती नदी मिल जाती है। याद रखेंगे कौन सी नदी मिल जाती है? राप्ती नदी मिल जाती है घाघरा नदी में। ठीक है, राप्ती नदी मिल जाती है घाघरा नदी में। कहाँ पर? देवरिया में। देवरिया कहाँ पर है? यहाँ पर देवरिया है। और राप्ती नदी ऊपर से आती है और राप्ती नदी इसमें मिल जाती है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रदेश की नदियों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी कहाँ मिलती है ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इसमें राप्ती नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है राप्ती नदी? देवरिया में मिल जाती है, देवरिया में। और उसके बाद ये देवरिया से ही बाहर हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है? ये नदी देवरिया से ही बाहर हो जाती है। और देवरिया के बाद जब ये नदी हमारी नदी गंगा जब नीचे से छपरा पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? छपरा पहुंचती है। छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। छपरा पड़ता है बिहार में। कहाँ पर पड़ता है? छपरा पड़ता है बिहार में। तो छपरा के पास ही, शहर में नहीं, छपरा डिस्ट्रिक्ट के पास ही ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इसको आप याद रखेंगे। किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, छपरा के पास ही। ठीक है, अब आप समझ में आई। घाघरा फिर से एक बार तिब्बत के मापचाचुंग पठार से निकलती है और करनाली कहलाती है। क्या कहलाती है? करनाली कहलाती है, करनाली कहलाती है। प्रदेश में लखीमपुर बहराइच का बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश करती है, लखीमपुर बहराइच का बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश करती है। और आगे जाके फैजाबाद में यही नदी क्या कहलाती है? सरयू कहलाती है। सरयू के बाद जब ये आगे बढ़ती है,
नदी देवरिया में इसमें राप्ती नदी आके मिल जाती है। याद रखना, राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर बसा हुआ है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है आपसे कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपके राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के तट पर ही आपका गोरखपुर बसा हुआ है। तो जब ये राप्ती नदी इसमें मिल जाती है देवरिया में, और इसके बाद ये छपरा में जाके किससे मिल जाती है, छपरा में जाके मिल जाती है आपकी गंगा नदी से। ये थी आपकी क्या, घाघरा नदी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो 4-5 फैक्ट थे घाघरा नदी के, और ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके बाद आती है आपकी राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक जगह है रुकुमकोट। क्या है, रुकुमकोट एक जगह है नेपाल में। इसी रुकुमकोट जगह से आपकी राप्ती नदी निकलती है। इसी रुकुमकोट से आपकी राप्ती नदी निकलती है। और राप्ती नदी को थोड़ा मैंने आगे बना दिया है, क्योंकि राप्ती नदी जो प्रवेश करती है ना, हाँ, राप्ती नदी जो प्रवेश करती है यहाँ से, राप्ती नदी जो प्रवेश करती है, ये रुकुमकोट लगभग यहाँ कहीं पड़ेगा। राप्ती नदी प्रवेश करती है, वो जनपद बहराइच है, बहराइच से प्रवेश करती है। उसके पश्चिम की तरफ कौन है, उसके पश्चिम की तरफ घाघरा नदी, और उसके पूरब की तरफ क्या है, राप्ती नदी। और राप्ती नदी ऐसे बहती हुई गोरखपुर वगैरह से, गोरखपुर यहाँ पड़ता है, गोरखपुर से बहती हुई यहाँ देवरिया में से मिल जाती है, यहाँ देवरिया में से मिल जाती है। तो ये है राप्ती और घाघरा का दुआ। क्या है, राप्ती। बहुत ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है राप्ती। तो आपके बहराइच से प्रवेश करने के बाद श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर यहीं पड़ता है आपका, संत कबीर नगर। तो सिद्धार्थ नगर ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। ये सिद्धार्थ नगर है, बलरामपुर इधर, बहराइच इधर, ठीक है। यहाँ पे बहती हुई आगे कहाँ पहुँच जाती है आपकी, देवरिया, और देवरिया से घाघरा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है आपकी गोमती नदी। कौन सी आती है, गोमती नदी। इनमें से इन सारे नदियों से अलग है थोड़ी सी। क्यों अलग है, क्योंकि ये मैदानी नदी है। गोमती नदी कैसी है, मैदानी नदी है, थोड़ी सी अलग है इन सारी नदियों से, इन सारी नदियों से ये अलग है थोड़ी सी गोमती नदी। क्योंकि गोमती नदी पीलीभीत के, हाँ, पीलीभीत के किसके, उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश से ही निकलती है आपकी गोमती नदी। पीलीभीत के गोमट ताल से, गोमट ताल से निकलती है, ठीक है। पीलीभीत के गोमट ताल, या फिर इसको क्या कहा जाता है, फुलहर झील। इसको फुलहर झील भी कहते हैं, इस गोमट ताल को फुलहर झील भी कहते हैं। तो गोमती नदी की अगर बात करूं तो गोमट ताल से निकलती है, इसको फुलहर झील भी कहा जाता है। कहां से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। कहां से, पीलीभीत। इन सब नदियों से अलग क्यों है, क्योंकि ये सारी पर्वतीय नदियां हैं, ये ग्लेशियर से पानी लेके आती हैं, और ये इस झील से पानी लेके आती है, इस झील से पानी लेके आती है, और इसीलिए थोड़ा सा अलग है। क्या हुआ, टाइम, फुलहर झील, हाँ बस करो अब। किससे कह रहे हो भाई, प्रशांत चौधरी। भाई अपनी बातों में लगे रहते हो। देखो ये अच्छी जगह भी है ना आपकी बातों के लिए, ये अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है कि आप यहाँ पे बातचीत करते रहते हो, है ना। चलो हाँ, और बात करें आगे, गोमती नदी है, पीलीभीत से निकलने के बाद आपकी शाहजहाँपुर जाती है, खीरी जाती है, खीरी के बाद शाहजहाँपुर जाती है, शाहजहाँपुर के बाद आपकी सीतापुर जाती है, सीतापुर के बाद आपके लखनऊ जाती है। लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ क्या है आपका, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के बाद ये नदी सुल्तानपुर जाती है, और सुल्तानपुर के बाद ये नदी कहाँ पे जाती है, सुल्तानपुर के बाद ये नदी जाती है आपके जौनपुर, और जौनपुर के बाद ये गाजीपुर। गाजीपुर में ये गंगा से मिल जाती है। ये यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, हाँ ये यहाँ से निकलती है। लखनऊ यहाँ पड़ जाता है आपका, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, और उसका और आपका गाजीपुर। यहाँ पे ना गंगा नदी कुछ ऐसे जाती है, ऐसे करके जाती है। आप देखना, नहीं तो मैप में, नहीं तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ मिल जाती है क्या, गाजीपुर जनपद यहाँ पड़ता है, और गाजीपुर में मिल जाती है किससे, गाजीपुर में एक जगह है कैथी। क्या है, कैथी जगह है। गाजीपुर में ही नदी मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। तो ये भी गंगा नदी की सहायक नदी हुई ना, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, तो ये भी क्या हुई, गंगा नदी की सहायक नदी हुई। तो ये भी गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। हाँ, लखनऊ इसकी सहायक नदी है। पीलीभीत, हाँ
पीलीभीत देखा होगा तराई में है, जिस 2 राज्यों के साथ, एक तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है नेपाल के साथ, एक तरफ आपके हरियाणा उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री बनाती है। ये भी क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके नेपाल के साथ सीमा बनाता है। कई सारे कराए थे मैंने, 7 नाम जितने भी आपके 7 कराए थे। पीलीभीत है आपका, लखीमपुर खीरी, बहराइच और आपका श्रावस्ती, बलरामपुर और आपका सिद्धार्थनगर, सारे कराए थे मैंने, सारे कराए थे, एक भी नहीं छोड़ा था और लाइन से कराए थे सारे। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, जितेंद्र कुमार कह रहे हैं प्रजापति की, सर हमारे पास से ही है। चलो आगे चलते हम लोग रामगंगा, आगे चलते हम लोग क्या, रामगंगा। तो जब हम लोग रामगंगा की बात करेंगे तो रामगंगा नदी कहाँ से, हाँ, रामगंगा नदी निकलती है नेपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। और रामगंगा नदी आपकी जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंदर से होके बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो आपका उत्तराखंड में, इसके अंदर से होके बहती है ना। तो ये निकलती है आपके पौड़ी जिले से, पिथौरागढ़ नहीं पौड़ी जिले से। रामगंगा कहाँ से निकलती है आपकी, पौड़ी जिले से। ठीक है, रामगंगा उत्तराखंड के अर्थात यूके के उत्तराखंड के ये पौड़ी जिले से निकलती है। किससे निकलती है, पौड़ी जिले से। पौड़ी जिले में एक जगह है दूधा तोली, क्या है, पौड़ी जिले में एक जगह है दूधा तोली, इसी दूधा तोली से निकलती है आपकी क्या, रामगंगा, यहाँ कहीं से। ठीक है, यहीं किससे निकलती है। और प्रदेश में ये जो प्रवेश करती है ये भी बिजनौर से प्रवेश करती है। याद रखेंगे, रामगंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती है और गंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस नदी का भी प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा, इस नदी का प्रवेश द्वार हो जाएगा आपका क्या, बिजनौर, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, रामगंगा किस नदी से प्रवेश करती है आपकी, बिजनौर से प्रवेश करती है। और उसके बाद मुरादाबाद इसके किनारे बसा हुआ शहर है। मुरादाबाद के बाद ये बरेली पहुंचती है, बरेली के बाद कुछ हिस्सा इसका बदायूं में, और बदायूं के बाद इसका शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज में इस नदी का समापन हो जाता है और गंगा से मिल जाती है। तो कहाँ पर, हाँ, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज में इस नदी का समापन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस बिजनौर के बाद आपका मुरादाबाद। ठीक है, बिजनौर के बाद आपका क्या, मुरादाबाद से बरेली बदायूं होती हुई, बरेली बदायूं शाहजहाँपुर। ठीक है, ये सारे नाम ऐसे मत लिखना कि इसमें कुछ छूटा नहीं, कुछ हो सकता है छूट भी जाए कभी कभी किसी नदी में, तो ये क्लेम मत करना बाद में कि ये छूट गया, इससे भी होके बहती है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इसके अलावा किसी से कोई अगर छूट जाए, किसी भी नदी में छूट जाए कोई जनपद, तो फिर ये टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारे नहीं पूछाते कि किस किस जनपद से होके बहती है, आप ये बताओ। ठीक है, बाकी मैं कवर कर रहा हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब जैसे 28 जनपद हैं, अब 28 तो याद कर नहीं लेंगे गंगा के, तो इंपॉर्टेंट तो आपको कराने पड़ेंगे, 28 तो कर नहीं लेंगे। और उसे भी पता है क्योंकि जो पेपर बना रहा है वो जीके का क्वेश्चन ले रहा है, आपकी जनरल अवेयरनेस जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी जनरल नॉलेज जानने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट, आप कोई टीचर या अध्यापक या प्रोफेसर नहीं बना रहा आपको यूपी जीके का, तो आपका कोई गहन नॉलेज जानने की कोशिश करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे नहीं पूछेगा कि 28, शहर पूछ लेता है, जनपद नहीं पूछेगा, शहर पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से बसा हुआ शहर है इस नदी पर। तो ये मैं करा रहा हूँ साथ के साथ। तो क्या हो जाएगा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, आपका शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज में इस नदी का समापन। कन्नौज में किससे मिल जाती है, कन्नौज में ये नदी मिल जाती है आपकी, कन्नौज में ये नदी मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है रामगंगा, गंगा नदी से मिल जाती है रामगंगा। ठीक है, याद रखना कन्नौज में किससे मिल जाती है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, साथ के साथ बता रहा हूँ क्वेश्चन, भाई नाम ही तुमने ऐसा रखा है कि मुझे पढ़ने में शर्म आ रही है। ऐसे कोई नाम रखता है क्या, और फिर पूछ रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं सर इससे। क्वेश्चन साथ के साथ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप मान के नहीं दे रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या थी, रामगंगा बिजनौर से निकल के प्रदेश के मुरादाबाद से, बरेली से, बदायूं से, फर्रुखाबाद से, हरदोई से और कन्नौज से बह के गंगा में मिल जाती है। तो ये भी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से बहती है। एक दो बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आती है काली नदी। कोई काली नदी बताओ कहाँ से निकलती है,
कोई भी बताओ काली नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इसके बाद काली नदी आती है, और काली नदी आप में से कोई भी बताओ, ठीक है। हाँ, काली नदी पूछ रहा है कि यमुना की सहायक नदी यमुना में कहाँ से मिलती है। भाई नदी का नाम तो बताओ, काली नदी बताओ, फिर मैं बताऊंगा। अब आप बताओ काली नदी, अब कह रहा है नाम ही ऐसा है। भाई तो फिर तुम्हारा भाग्य खराब है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम्हारा ये नाम रखा गया। ये कोई नाम रखता है? आप खुद भी नहीं पढ़ सकते ऐसा नाम, और कह रहे हैं कि हमारा नाम ही ऐसा है, हम ही क्या करें सर। तो उनको दोष दे सकते हो जिन्होंने आपका नाम रखा है। चलो जल्दी से बताओ कि काली नदी आपकी कहाँ से निकलती है, फिर मैं आगे चलूँगा। देखो कुछ लोगों की शिकायत रहती है, एक जैसे कमेंट आ रहा है, पूरा नहीं पढ़ पाया। हाँ, एग्ज़ाम पूर्व से तैयारी कर रहे हैं। देखो है क्या, दो चीज़ें हैं। दो विद्यार्थी होते हैं एक ही जगह से, मेरी बात सुन लो, दो विद्यार्थी होते हैं एक ही जगह से तैयारी करने के बाद एक उनमें से सेलेक्ट हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता। तो उस विद्यार्थी ने जो सेलेक्ट हुआ, अगर आप ये भी मान लो कि एटलीस्ट एक विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ है, ये भी मान लो कि एटलीस्ट एक विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ है, तो एक विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ और उसके बगल में साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हुआ, और उस एक विद्यार्थी ने कहा कि सर हम आपसे पढ़ के, आपकी बात मान लेता हूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्या एटलीस्ट एक विद्यार्थी मान लो, ठीक है, और वो जब कह रहा है कि सर हम आपके पढ़ने से सेलेक्ट हुए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस के साथ साथ पिछली हमारी जो ALP की वैकेंसी रही है उनमें रहा हो, CHSL में रहा हो, MTS में रहा हो, एयरफोर्स में तो बहुत सारे हों, एयरफोर्स में रही हो, मतलब जितनी भी वैकेंसी हैं, एक एक वैकेंसी का नाम गिनाने का मतलब ये कि थोड़ा टाइम जाएगा। मान लो एटलीस्ट एक विद्यार्थी भी सफल हुआ है, आपके सामने सारा कुछ है, ऐसा भी मान लो कि एक विद्यार्थी एटलीस्ट सफल हुआ है, तो उसने भी वही पढ़ा जो आप पढ़ रहे। अभी कह रहे हैं कि सर हम बहुत दिन से एग्जामपुर के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक विद्यार्थी ने जो पढ़ा और उसका काम आया और एग्जाम में वो पास हो गया, उसके साथ पढ़ने वाला दूसरा विद्यार्थी सफल नहीं हुआ, दूसरे विद्यार्थी को कहीं ना कहीं क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। हमने उन दोनों को एक जैसे ट्रीट किया, दूसरे को भी वही सारी चीजें दी जो आपको हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें कमी रह जा रही है। आपकी क्या रह जा रही है, कमी रह जा रही है। या तो वो चीजें आप समझ नहीं पा रहे जो हम आपको समझा रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करिएगा, या फिर आप उतना नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए, अगर आप उतना नहीं कर रहे तो भी तो नहीं हो सकता भाई। ट्रेन अगर आपको पकड़नी है तो स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा ना, भले घर से आप दोनों दो लोग एक साथ निकलो, एक तो स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन बाहर लेने तो नहीं आएगी ना। अब जो चाहिए उसी की जगह अगर बस होती तो बस हो सकता था आपके घर के सामने आ जाती, लेकिन ये बस नहीं है ना, ये ट्रेन है। ट्रेन लेने आपको स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। आप बाहर खड़े रह के ऐसे खड़े रहो कि भाई स्टेशन तो पहुंच गए। एक विद्यार्थी स्टेशन के अंदर भी जा चुका था, आप उसी समय बाहर टहल रहे थे, तो मेहनत तो कर रहे थे आप, लेकिन ऊपर टहल रहे थे, बाहर टहल रहे थे। दूसरा विद्यार्थी अंदर गया, ट्रेन में बैठा, मेहनत तो आपने भी उतनी की, उसने भी उतनी की। घर से दोनों एक साथ निकले थे, स्टेशन तक दोनों ने एक जैसी दूरी तय की थी, लेकिन एक अंदर गया और ट्रेन में बैठा और चला गया जहां पर उसे जाना था, पहुंच गया। आप अभी भी बाहर टहल रहे हो कि ट्रेन आएगी, कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ है इसमें। आप टहल रहे हो कि ट्रेन आएगी, ट्रेन निकल जाएगी, आपको दिखाई तक नहीं देगी, क्योंकि स्टेशन के अंदर से ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म के अंदर से, बाहर से नहीं जा रही, आपको दिखाई ही नहीं देगी। आप बाहर कितनी भी मेहनत करते रह जाना। तो जब तक वो चीज़ें जो राइट वे में की जाती हैं और जो करनी चाहिए और जिस समय पर करनी चाहिए वो नहीं करोगे, तो आपको एक क्वेश्चन तो छोड़ो, आधा क्वेश्चन तो खैर कुछ होता नहीं है, लेकिन आधा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम से दूर तब तक रखे रहेगा जब तक उस आधा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर लेते, उस आधी समस्या को हम सॉल्व नहीं कर लेते। तो एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपको ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी। ट्रेन बाहर लेने कभी नहीं आएगी, चाहे आप जितनी मेहनत कर लो, आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। दूसरा अंदर गया था, बराबर मेहनत की थी उसने, बिल्कुल ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन उसने सही काम किया था। सही काम आप नहीं कर रहे, आप क्लास में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को गेन नहीं कर रहे, तो हम क्या, कोई और भी होगा, खुद भगवान भी होंगे, वो भी सिलेक्शन नहीं दिला सकते अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे।
भगवान भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। ट्रेन कभी भी बाहर से नहीं लेगी उठाएगी, आपको जाना पड़ेगा अंदर। जो अंदर जाएगा, सही रास्ते पर जाएगा, उसे मिलेगी। जो नहीं जाएगा, कितनी भी मेहनत करो, गलत तरीके की मेहनत करो, सही समय पर मत करो, अगर आप अंदर भी गए लेकिन 2 मिनट बाद गए तो भी ट्रेन जा चुकी होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो मेरी बात समझिएगा, टाइम पर मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करिएगा। आगे हम बात कर रहे थे काली नदी की, लेकिन अब कल बात करेंगे। और भी नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन हो सकते हैं कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नदियों पर कुछ परियोजनाएं हैं, हम उनकी भी कल बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास को सारे लोग लाइक करेंगे, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी 10 बजे हमारा टेट का, आप प्लीज़, आप सभी से निवेदन है, एक बार देखेंगे जरूर कैसे जीएस का पेपर आया, कैसा मैथ का पेपर आया। आप सभी से मेरा निवेदन है 10 बजे अभी टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर, टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर पर क्या होगा, लाइव एनालिसिस होगा। कैसे देखेंगे क्या वहां पर मैथ का पेपर आया, टेट यूपी टेट के सेकंड पेपर में, आपके तो लेवल का है ना, वो आपका लेवल का है, सेम पेपर है। कैसा वहां पर जीएस का पेपर आया, कैसा इंग्लिश का पेपर आया और कैसा हिंदी का पेपर आया, जरूर देखेंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सपोर्ट की जरूरत है आपको, आपके सपोर्ट की उस चैनल को। तो टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर के ही चैनल में जाएंगे और वहां पर उसको देखेंगे, आप सर्च कर लेंगे, सर्च करेंगे ऐसे TET एंड टीचिंग, मेरी बात सुनो, टीचिंग। और सारे विद्यार्थी अभी जाके जल्दी से वहीं पर क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। 10 बजे आपका एनालिसिस शुरू होने जा रहा है, 10 बजे आपका क्या शुरू होने जा रहा है, एनालिसिस होने जा रहा है। तो इस क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी जगह और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को 11 बजे कल DRDO MTS की क्लास भी होती है, आपके हेड कांस्टेबल की GK की, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर। तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं आप में से कुछ विद्यार्थी जो उसकी तैयारी कर रहे हैं अगर तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।